नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को यानी कि आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे पटना के पालीगंज में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह की सभा को लेकर बीजेपी की ओर से जोरदार तैयारी की जा रही है। बीजेपी ने इसे पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन का नाम दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज अमित शाह का बिहार दौरा होने जा रहा है। आज पालीगंज में विशाल जनसभा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे और ये पहला मौका होगा जब एनडीए सरकार बनने के बाद पहली बार अमित शाह बिहार आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इसकी तैयारी बीजेपी की तरफ से जोर शोर से की जा रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, चुनावी रैलियां और बड़े बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। 5 दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बिहार दौरे और 3 जनसभाएं हो चुकी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी दौरा हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बिहार आ चुकी हैं और अब बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं। शनिवार यानी कि 9 मार्च को अमित शाह पटना के पालीगंज में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे बीजेपी ने अति पिछड़ा महासम्मेलन का नाम दिया है। रैली की तैयारियों का जायजा लेने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अमित शाह की सभा से पूरे बिहार में एक बड़ा संदेश जाएगा। बिहार भारत का दिल है एक तरह से, और लोकतंत्र तो यहीं से है। लोकतंत्र की स्थापना ही बिहार ने किया है, तो इसलिए पूरे देश में बिहार से जो मैसेज जाएगा वो पूरे देश को संभालने का काम करेगा। स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव का दावा है कि सभा में लाखों की तादाद में लोग आएंगे और ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होने जा रहा है। हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आ रहे हैं मेरी धरती पर। पाटलिपुत्रा लोकसभा की ऐतिहासिक धरती है, पाली की धरती पर, और पूरा उत्साह है। लाखों के तादाद में लोग आएंगे। अभूतपूर्व जातीय गणना के बाद ये साफ हो चुका है कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है, जिस पर दोनों ही गठबंधनों की नजर है। अति पिछड़ा महासम्मेलन और गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को उसी नजरिए से देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 11 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर आरजेडी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। आरजेडी की तरफ से राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उर्मिला ठाकुर और फैसल अली के नाम की घोषणा की गई है। आरजेडी ने 5वीं सीट सीपीआई-एमएल यानी कि 12 विधायक वाले एमएलए के शशि यादव को दे दी है, लेकिन 17 विधायक वाले कांग्रेस को नहीं पूछा। अब एनडीए के नेता कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं और कांग्रेस नेता गोलमोल बात को घुमा रहे हैं। आरजेडी से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही पार्टी के मुस्लिम चेहरा अब्दुल बारी सिद्दीकी पर फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। इसके अलावा आरजेडी की लिस्ट में उर्मिला ठाकुर और फैसल अली का नाम भी शामिल है। आरजेडी की लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है माले के श्रीमती शशि यादव का, क्योंकि विधानसभा में माले के पास मात्र 12 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 19 विधायकों में से 2 के पाला बदलने के बाद भी संख्या 17 है। ऐसे में आरजेडी ने जिस तरीके से विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस को किनारा किया है, उस पर बीजेपी और जेडीयू के नेता तंज कस रहे हैं। आज राजद ने सीपीआई माले के साथ मिलकर विधान परिषद की सीटों की घोषणा की। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला। कारण जानकर आपको हैरानी होगी कि स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष ने इन सीटों का सौदा राजद के साथ किया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने सौदा किया, सीटों को बेचा और अपना राज्यसभा का सीट पक्का करने के लिए ये राजद के साथ पहले इस तरह का सौदा कर चुके थे, जिस कारण आज कांग्रेस को 17 विधायक होने के बाद भी एक भी सीट विधान परिषद का नहीं मिल पाया। फिर से राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखा दिया। 17 विधायक होने के बावजूद एक भी सीट हाथ नहीं लगी।
एक तरफ तो लालू प्रसाद यादव जी राहुल गांधी जी को मटन की रेसिपी के साथ साथ आशीर्वाद दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बनिए, और दूसरी तरफ एक एमएलसी सीट तक कांग्रेस पार्टी को नसीब नहीं होती है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल से अगर कांग्रेस पार्टी उम्मीद करे कि लोकसभा में लड़ने के लिए सीटें मिल जाएंगी, तो ये तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति ही है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी ने लालू प्रसाद से आग्रह किया है कि एक सीट कांग्रेस को दी जाए। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी एमएलसी सीट को लेकर राजद के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के संपर्क में है, और पहले से जो हमारी एक सीट थी एमएलसी का, वो हमारा हक बनता है। हम लोगों ने आग्रह किया है कि आदरणीय लालू जी को कांग्रेस पार्टी का सीट देना चाहिए ताकि हमारे सदस्य इस पर निर्वाचित हो सके। विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस को किनारा किए जाने, एनडीए नेताओं के आरोप पर आरजेडी की सफाई भी सामने आई है। आरजेडी का दावा है कि सब कुछ फॉर्मूले के तहत हुआ है। विधान परिषद के चुनाव में सीटों की दावेदारी पर जब इंडी अलायंस में इतनी खटपट है, तो फिर लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर किस तरह की खींचतान चल रही होगी, समझा जा सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधान परिषद चुनाव में सहयोगी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दिए जाने पर आरजेडी ने सफाई दी है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि आरजेडी ने हमेशा सभी वर्गों का ख्याल रखा है और इस बार भी वही किया है। साथ ही विपक्ष को बिना जानकारी के बयान देने से बचने की नसीहत दी है। मुझे तकलीफ लगता है, सर्टेन लोग अब किसी को, अब नाई की बेटी को ज्यादा बता रहे हैं। जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। बिन जानकारी प्राप्त किए हुए अपनी मन की भड़ास जो अंदर छिपा हुआ है दल के प्रति, वो नहीं परिलक्षित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंदन दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने साइंस म्यूजियम का दौरा किया है। लंदन में साइंस म्यूजियम देखने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा निर्देश दिया है कि पटना में जो साइंस सिटी बन रहा है उसे भी लंदन के साइंस म्यूजियम के अनुरूप बनाया जाए, ताकि पटना साइंस सिटी में आने वाले छात्र छात्राओं को विज्ञान की जानकारी मिल सके और सिद्धांतों को समझने में आसानी हो सके, जिससे छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी। लंदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राज्यसभा सांसद संजय झा, सीएम के प्रधान सचिव दीपक कुमार और भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने भी साइंस म्यूजियम का दौरा किया। वहीं पीएम मोदी पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के पर्सनल अटैक को लेकर अब वे अपनों के निशाने पर आ गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले विपक्ष के लिए उल्टे पड़ते हैं। पीएम मोदी के परिवार के बारे में टिप्पणी करके विपक्षी दल सेल्फ गोल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे बयान से हमें नुकसान ही होता है। ऐसे जो है, जो हम मतलब या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना, लाओ कर लो स्कोर। अब परिवार पे हमने खुल्लम खुल्ला उनको गोल दे दिया और उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से किया। कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं, और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। मैं कभी उनके हक में था नहीं और ना उनका हमें कोई फायदा हुआ है। उल्टा जब कभी हम इस तरह के नारे जो हैं इस्तेमाल करते हैं, तोड़ मरोड़ के नुकसान इस्तेमाल करने वाले का ही होता है। वोटर इन चीजों से मुतमईन नहीं होता। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले बिहार सरकार ने दरभंगा को बड़ी सौगात दी है। पथ निर्माण विभाग की ओर से शहर में कई सड़कों का न सिर्फ निर्माण किया जाएगा, बल्कि कुछ लिंक सड़कों की चौड़ाई भी बढ़ाई जाएगी। साथ ही कई नए नाले का भी निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर नगर विधायक संजय सरावगी ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया, तो इन सभी योजनाओं को 1 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 13 करोड़ 40 लाख की लागत से मिर्जापुर चौक से दरभंगा टावर, दरभंगा टावर से चंद्रशेखर आजाद चौक, चंद्रशेखर आजाद चौक से आयकर चौराहा एवं पंसारी पंप के बगल वाली गली, साथ ही पंसारी पंप से सीएम साइंस कॉलेज, मारवाड़ी उच्च विद्यालय से एल.एन. मिश्रा पथ तक
ये पूरे मुख्य सड़क जो दरभंगा का है, ये पूरा शहर का नाक है। विपक्ष देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहा है, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने देश में 4 ही जाति की बात कही थी। उन्होंने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति की बात कही थी, जिस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विस्तार से समझाया है और ज्ञान शब्द के साथ जोड़कर इन चारों जातियों के उत्थान की अपील की है, क्योंकि इसी ज्ञान में देश की समृद्धि छिपी है। और वो ज्ञान क्या है? जिसे गरीब लोग उनका कल्याण करो, वाई से हमारी युवा शक्ति का उत्थान करो, और ऐसे हमारे अन्नदाता जिस विभाग का मैं 5 किलो अनाज सबको फ्री 80 करोड़ लोग, तो अन्नदाता किसान भाइयों का और इनसे नारी शक्ति का, तो ये ज्ञान है। यही 4 स्तंभ नया भारत का स्तंभ होगा। यही 4 जाति मोदी जी की है, और इन्हीं 4 जाति का उत्थान तभी होगा राष्ट्र मंदिर का निर्माण। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार अपराधियों का पर्यायवाची बन गई। एक अपराधी शाहजहां को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने पूरी राजनीतिक ताकत झोंक दी है, लेकिन यह संभव नहीं होने वाला है। एक अपराधी को बचाने में ममता जी की सरकार की पूरी ताकत लग गई, ये इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है शाहजहां के केस में। किसको छिपाएंगे? आज अपराध की दुनिया में बंगाल सबसे आगे है। आज वहां जो आबादी है, बहुसंख्यक आबादी, वो भी डरी हुई है। इनके तुष्टीकरण के लिए वहां से लोग भाग रहे हैं। भारत मंडपम में देश के पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान पीएम मोदी का एक अलग अंदाज ही देखने को मिला। युवाओं से चर्चा करते हुए पीएम मोदी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पीएम मोदी की बातों पर जमकर ठहाके भी लगे। बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर को भी पीएम मोदी ने सम्मानित किया। दिल्ली के भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार दिए गए। कहानी सुनाने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरण स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में बेहतर काम और अपनी पहचान बनाने वालों को पीएम मोदी ने सम्मानित किया। कृतिका गोविंदसामी को सर्वश्रेष्ठ कहानीकार का पुरस्कार मिला। अवार्ड लेते हुए जैसे ही कृतिका ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की तो पीएम असहज हो गए। पीएम ने बताया कि राजनीति और कला के क्षेत्र में पैर छूने के कैसे अलग अलग मायने होते हैं। पता नहीं, देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और उसमें भी जब कोई बेटी बिहार की बेटी और गायिका मैथिली ठाकुर को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैथिली ने जब पीएम के साथ सेल्फी ली तो पूरा मंडपम तालियों से गूंज उठा। के बिना नहीं चलता है। आज रात से मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। आधुनिक जगत की मीरा नाम से प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी को भी भारत मंडपम में सम्मानित किया गया। जया किशोरी ने कहा है कि युवाओं को अध्यात्म की बहुत जरूरत है, लेकिन पीएम ने कहा कि अध्यात्म का मतलब लोग समझते हैं कि झोला लेकर चले जाना। सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है, और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। अवार्ड समारोह के दौरान पीएम मोदी का अलग अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान युवाओं से चर्चा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्योंकि लोग मेरा सुन
तार पर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। कार्रवाई में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले उपकरण के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही एक देसी कट्टा, 27 खोखा, 3 मोबाइल, 2 लेंथ मशीन और 2 आरी समेत कई घातक हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि लगभग 10 दिन से अवैध हथियार बनाने का धंधा चल रहा था और अब तक कई हथियार बना करके बेचे भी जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस 5 गिरफ्तार आरोपी को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज के खोज करवा देते। उसमें एक मिनी गन फैक्ट्री बरामद किया गया और कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी में एक व्यक्ति पटना जिला का है, कादिरगंज का, जो कि मेन वही काम कर रहा था, वही बनाता था। तो जस्ट 10 दिन पहले इन्होंने शुरू किया था काम करना, तो ये पुलिस के द्वारा इसको अनर्थ किया गया है। सभी गिरफ्तारियां की गई हैं और हथियार बनाने के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो सारी सामग्री भी यहाँ बरामद किया गया है। एक निर्मित कट्टा भी मिला है और करीब 23 राउंड खोखा भी, 27 अदद खोखा भी मिला है। मोतिहारी से बड़ी खबर है। लव जिहाद से बची नाबालिग लड़की, एसएसबी की बड़ी कार्रवाई। आरोपी नैनीताल से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि नाम बदलकर लड़की को अपने प्यार के जाल में लड़के ने फंसाया। लड़की को बहला फुसलाकर केरल ले जाने का आरोप लड़के पर लगा है। अंसारी ने अपना नाम मुन्ना महतो बताया था। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर प्यार के जाल में फंसाया और उसके बाद उसे केरल ले जाने के फिराक में था, जिसे एसएसबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जहानाबाद की कॉलोनी का एक दिव्यांग किशोर गायब हो गया। लड़का 5 मार्च की शाम 7 बजे गायब हुआ है। सूरज की मां ने ऑटो ड्राइवर पर सूरज को गायब करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कर दी है। जहानाबाद टाउन थाना अध्यक्ष के मुताबिक मामले की सूचना मिलने के बाद कई थानों में सूरज की पहचान के लिए तस्वीर भेजी गई है। साथ ही शहर में कई जगहों पर पोस्टर भी चिपकाए गए हैं। सूरज के गायब होने के बाद से सूरज के परिजन काफी ज्यादा परेशान हैं। रात में गौतम गली में उतार दिया है। उतारने के बाद में हमको सूचना नहीं दिया तो हम पूछे अपन से मालिक से कि बउआ कहाँ गया, तो बोला मालिक ही डेरा। सिवान में लोकसभा चुनाव और होली को देखते हुए बिहार यूपी बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। जिला पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम यूपी की तरफ से आने वाली हर एक गाड़ी की तलाशी ले रही है ताकि शराब की खेप या कोई भी आपत्तिजनक सामान बॉर्डर के रास्ते बिहार न आ सके। देखिए हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। अलग अलग बॉर्डर है, वहां पर हम लोग राउंड द क्लॉक 3 शिफ्ट में अलग अलग होमगार्ड्स और उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों का पदस्थापन किए हैं और वो चेकिंग भी कर रहे हैं। और एक्सरे स्कैनर के लिए भी हमने हेडक्वार्टर से बात किया है, बहुत जल्द एक्सरे स्कैनर भी आ गया। लोकसभा चुनाव और होली को देखते हुए सिवान जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग की टीम द्वारा बॉर्डर पे कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। ये धरनी छपर चेकपोस्ट है, जहां देख सकते हैं ये बिहार का बॉर्डर है और ये यूपी। चूंकि यूपी से तमाम जो गाड़ी आती है यहाँ मुस्तैद जो उत्पाद विभाग के जवान है जांच करें ताकि कोई शराब की खेप या शराब की बोतल लेकर नहीं जाए। यानी चुनाव और होली को देखते हुए ये लोग पूरी तरह से अलर्ट है। कई तरह के निर्देश दिए गए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के जांच चल रहे हैं यहाँ पे। ये उत्पाद विभाग के थ्रू मतलब शराब और आपका जांच हम लोग करते हैं। तो शराब कोई गाड़ी में लेके नहीं जा रहा है, जिसको संदेह होता है उसको चेक करते हैं हम लोग बड़े पदाधिकारी के आदेश से। चुनाव को देखते हैं। हाँ, चुनाव को जी जी। क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र दुबे है। तो देख सकते हैं उत्पाद विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। चूंकि ये बिहार और यूपी का बॉर्डर है, धरनी छपर चेकपोस्ट है, यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है। वही चुनाव और होली के मद्देनजर जो जवान है पूरी तरह से मुस्तैद है। यूपी की तरफ से जो भी गाड़ियां सिवान में प्रवेश करती है उसे जांच की जा रही है ताकि शराब की कोई भी खेप इस रास्ते सिवान या अन्य जिलों में प्रवेश नहीं करे, जिसको लेकर सिवान जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और इसी के साथ खबरें लगातार जारी है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।